गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में फ्री एक्सपेंशन। हम लोग का टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक था हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक फ्री एक्सपेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्री एक्सपेंशन। पहले आप लोग हेडिंग बना लो। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में टॉपिक का नाम है फ्री एक्सपेंशन। कोई दिक्कत? अब बात उठता है कि टॉपिक का नाम है फ्री एक्सपेंशन, यानी हम लोग को फ्री एक्सपेंशन के मतलब हम लोग को फ्री एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले बात उठता है कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। सिंपली बात करें तो हम बोलेंगे कि फ्री एक्सपेंशन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच नो वर्क इज परफॉर्म्ड इन द सिस्टम। मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसमें मतलब वैसा एक तरह से कहा जाए कि एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें पूरे सिस्टम के अंदर में किसी भी तरीके का वर्क परफॉर्म नहीं होगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक, एडियाबैटिक के बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो हमको ज्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। मतलब डायरेक्ट यहां पर चाहे तो लिखवा दे सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन, हम डायरेक्ट यहां पर चाहे तो लिखवा दे सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन is the adiabatic process स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। फ्री एक्सपेंशन इज द adiabatic process in which no work is performed in the system। नो वर्क इज परफॉर्म्ड इन द सिस्टम, मतलब कि पूरे सिस्टम के अंदर में किसी भी तरीके का वर्क डन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक, तो जब बात होता है कि पूरे सिस्टम के अंदर में किसी भी तरीके का वर्क डन परफॉर्म नहीं करेगा, तो ऐसा स्थिति कब होगा? अरे ये तो बड़ा बेसिक बात है भाई कि एडियाबैटिक के बारे में आपको हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो हम बता रहे हैं कि वैसा एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब वैसा फ्री एक्सपेंशन, सिंपली समझो कि वैसा फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक प्रोसेस का। फ्री एक्सपेंशन का मतलब मान लो कि कंटेनर के अंदर में गैस रखा हुआ है और उसका ऊपर वाला परत पूरा खुला हुआ है, ओपन वेसल है। तो ओपन वेसल रहेगा तो गैस पूरा फ्री है एक्सपेंड करने के लिए, और वैसे प्रोसेस में बोला जा रहा है क्या कि किसी भी तरीके का अगर वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा तो उसी को हम बोलेंगे एक तरह से फ्री एक्सपेंशन। तो वर्क डन क्यों नहीं होता है, इस पर पहले बात करें तो बताएंगे कि कंटेनर का ऊपर वाला पोर्शन फ्री होता है। ठीक, तो कंटेनर का ऊपर वाला पोर्शन फ्री होता है और गैस जिस कंटेनर के अंदर में रखा होता है उसका वाल सब जो होता है वो इंसुलेटेड होता है। तो वाल जब इंसुलेटेड होगा तो वहां पर किसी भी तरीके का हीट जनरेट नहीं होगा, और हीट जनरेट नहीं होगा तो वहां पर वर्क डन नहीं होगा। बोल क्लियर है? मतलब यहां पर कहा गया है कि वर्क डन यहां पर जीरो होता है। क्यों? कोई पूछेगा क्यों, तो उसका रीजन देना कि वर्क इसलिए जीरो होता है क्योंकि यहां पर हीट भी क्या होगा? जीरो। और आगे क्वेश्चन कर दे कि अगर हीट भी जीरो क्यों है, तब वहां पर समझाना कि ऑल वॉल्स आर इंसुलेटेड। तब वहां समझाना कि ऑल वॉल्स आर इंसुलेटेड, मतलब जितना वॉल है वो सब क्या हो जाता है? इंसुलेटेड। तो जब सारा दीवार इंसुलेटेड हो जाएगा तो हीट कुछ परफॉर्म ही नहीं होगा, तो इसलिए वर्क डन भी क्या होगा? नहीं होगा। और एक इसका एक और रीजन हम दे सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप लोगों को पढ़ाए हुए थे। तो किसी का भी चेंजिंग जब आप लोगों को निकालना होता है बच्चे, तो किसी का भी चेंजिंग हम कैसे निकालते हैं? द एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। किसी का भी चेंजिंग जब निकालना होता है तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। तो खुद सोच लो, एनर्जी फाइनल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एनर्जी फाइनल की, तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये चेंज इन एनर्जी ही, यहां पर कहा जा रहा है कि ये चेंज इन एनर्जी ही जीरो के बराबर होता है। यहां पर कहा गया कि यहां चेंज इन एनर्जी ही किसके बराबर होता है? जीरो।
तो जब ये 0 के बराबर हो जाएगा डेल यू, ये 0 कब हुआ होगा, कब, तो यहां पर बताएंगे कि डेल यू, सॉरी यहां पर हम बताएंगे कि यू फाइनल हमारे यू इनिशियल के बराबर हुआ होगा। तो जब यू फाइनल हमारे यू इनिशियल के बराबर होगा, कॉमन सेंस लगा लो कि जब हमारा यू फाइनल हमारे यू इनिशियल के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यू फाइनल जब हमारा यू इनिशियल के बराबर हो गया, तो ये पूरा सिस्टम किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब कोई क्वेश्चन कर दे कि सर फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी बराबर कैसे होगा। अरे भाई वहां इंटरनल एनर्जी क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि वहां वर्क डन हो ही नहीं रहा है, हीट जनरेट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वाल इंसुलेटेड है। इसलिए यहाँ पर यू डेल यू इक्वल टू 0 लिखा गया, मतलब यू फाइनल इक्वल टू क्या माना जाएगा, यू इनिशियल। ये बड़ा बेसिक सा लॉजिक है, कोई डायरेक्ट देखो भाई, ये सिंपल टॉपिक है, काम का बात याद रखो कि फ्री एक्सपेंशन का जब भी केस मिलेगा, देखो हम 2-3 लेक्चर के बाद जब थर्मोडायनेमिक्स को खत्म कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले काम करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स आईआईटी और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम पिछले 20 साल के अंदर में जितना भी आईआईटी ने थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा है, हम सारों को डिस्कस करेंगे। इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए बस इतना याद रख कि फ्री एक्सपेंशन का केस होगा एडियाबैटिक के लिए, जब भी एडियाबैटिक के लिए फ्री एक्सपेंशन का केस होगा, तो याद रखना उस स्थिति में कोई भी वर्क डन सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगा। तो सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होगा, 0, और वर्क डन 0 होगा तो हीट भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसको नोट कर लो, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पहले इसको नोट कर लो था। अगला हेडिंग बना लो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक, POLYTROPIC, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो बात उठता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है। ठीक, तो कुछ नहीं भाई, आप लोग को एडियाबैटिक प्रोसेस जब हम पढ़ा रहे थे, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में आपको हम रिलेशन निकलवाए हुए थे। तो यहां पर उसी रिलेशन को बोलता है क्या कि ये कांस्टेंट पूरे थ्रू आउट सिस्टम माना जाएगा। ये एक तरह का मैथमेटिकल टर्म है जिसको समझना पड़ेगा अच्छे से। कोई पूछेगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, तो आप बोल सकते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज वन इक्वेशन ऑफ द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व ऑफ PV इक्वल टू N इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब सिंपल, एक अभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक मैथमेटिकल हम लिख करके अच्छे से समझाते हैं। Polytropic process is one of the polytropic process is one of the equation of one of the equation of pressure versus volume curve, one of the equation of pressure versus वॉल्यूम कर्व, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम कर्व का एक तरह का इक्वेशन है। कोई दिक्कत?
वॉल्यूम कर्व, इसको ऐसे और लाइन को बढ़ा ही देते हैं, वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ पीवी, वहां पढ़ाए थे पीवी का पावर गामा पढ़ाए हुए थे, याद कर लो, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ाए हुए थे, ठीक। लेकिन यहां पर गामा ना करके यहां पर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में एक अलग सिंबल हम तुम लोग को देंगे, क्योंकि इस पे आईआईटी ने 2 साल न्यूमेरिकल पूछा है, इसलिए हम जिस सिंबल के अकॉर्डिंग हम बड़ा सिंपल ढंग से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तुम देखना क्वेश्चन बनाओगे बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। हम बता रहे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ पीवी का पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। गामा ना लेकर के तुम पावर को n लेना, गामा ना लेकर के पावर को क्या लोगे n। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर एज्यूम करना, एक इंपॉर्टेंट बात ये एज्यूम करना कि n इक्वल टू कांस्टेंट, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर एज्यूम करना कि n इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब n हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। n इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। बस यही एक तरह का पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, सिंपल। कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आपको पढ़ाया गया था कि आप लोगों को एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ाया गया था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का इक्वेशन निकाला गया था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व जब बनाया गया था तो वहां पर पीवी का पावर गामा लिखा गया था, यहां पर पीवी का पावर n लिखो है। एक n हम अपने ढंग से इसलिए लिख रहे हैं, बहुत सारी किताब में यहां गामा भी लिखा होगा कि न्यूमेरिकल बनाने में हमको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ जगह पर अगर गामा मान के बनाओगे तो आगे चलकर न्यूमेरिकल में तुम्हें डाउट आएगा, जहां सीवी रिलेशन और सीपी रिलेशन में बनाना होगा वहां अंतर समझने में दिक्कत होने लगेगा। इसलिए हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्ट मान लो कि पीवी का पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है, यहां लिख भी दिए कि n यहां पर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में n क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसका हम कंडीशन भी लिख देते हैं कि याद रखना, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस, तो खुद सोचो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको इन्फिनिटी तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था गामा, तो यहां पर हमने n नाम दिया है, जैसे n लिख करके लिख देना कि आइसोकोरिक प्रोसेस में ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तब भी वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। उसके बाद आइसोकोरिक के बाद आता है आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस में भी याद रखना कि इसको n से डिनोट करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस को भी किससे डिनोट करते हैं, n से, और वो n इक्वल टू हमेशा याद रखना 0 माना जाता है, कोई दिक्कत। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सब आपको पढ़ाया गया हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस जब होगा तो n इक्वल टू कांस्टेंट यहां पर 1 लिया जाएगा, ठीक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में n इक्वल टू गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी लेते थे, इसको भी लिख देते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में n जो है उसको यहां पर चाहें तो हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी, n इक्वल टू गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी, ठीक है। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस में n इक्वल टू 1, ये देखो सिंपल बात है भाई कि सिंपल, ये सब कोई पढ़ने का टॉपिक ही नहीं, सिंपल याद रखो कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ पढ़े हैं, वहां पीवी रिलेशन पढ़े हैं कि पीवी इक्वल टू पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो पॉलीट्रोपिक नाम में ये बताया जाता है कि यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसमें वॉल्यूम का जो पावर होगा वो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। और ये कांस्टेंट कहां-कहां तक होता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ये कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक में n इक्वल टू 0 जो होगा वही कांस्टेंट माना जाएगा, आइसोथर्मल में n इक्वल टू 1 होगा वही, और एडियाबैटिक में ये रिलेशन होता है, बस इसको याद रखना है, ये रिलेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा,
इसमें क्लियर है? इसमें तो मेरे समझ से कुछ समझने का टॉपिक ही नहीं था भाई, ये सिंपल याद रख कि n कांस्टेंट है, n मान के पास हमें न्यूमेरिकल यूज करना है। अब हम इसका वर्क डन सिखाते हैं और इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला हेडिंग बना लीजिए, इसको नोट करने के बाद कि वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसको नोट करने के बाद अगला हेडिंग बना लीजिए, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चलिए अगला हेडिंग है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बड़ा बेहद सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है तुमको। सबसे पहले हम एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकलवा रहे होंगे, जहां बताए थे कि माइनस एन आर बाई गामा माइनस वन इंटू पी इनिशियल सॉरी इंटू पी फाइनल भी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी इनिशियल अब बटा फिर भी का पावर गामा बटा कुछ ऐसे करके निकलवाए थे। तुम जा करके देख लेना, वो रिलेशन तुमको याद होगा। तो वहां तुम गौर करो, वहां हम जब तुम लोग को सिंपल वाले जो बात कर रहे सुनना कि हम तुम लोग को एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन निकलवाए हैं। तुम जा करके देख लो, लेक्चर में निकलवाया गया है। और देखो भाई वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, वही के बाद को दो बार तीन बार रिवीजन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम तुमको डायरेक्ट बोल बोल के छोड़ दे रहे हैं। तुम वहां जाके देख लेना। फिर पुराना वाला वीडियो में देखो, जस्ट एक दो लेक्चर पहले वाले वीडियो में हम एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन निकलवाए हैं। तो वहां वर्क डन में ऊपर पीवी के टर्म में था, तो पीवी को चाहेंगे तो हम एनआरटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहां पर वर्क डन इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। या एक काम कर ले, माइनस साइन अगर यहां लगा देंगे तो इसको उल्टा कर दे, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, यानी वर्क डन इक्वल टू एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाई, वहां गामा माइनस वन होता था, यहाँ एन माइनस वन कर देते हैं। अभी गामा पर हमने लगभग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करा है, ठीक। और एक चीज और कि हम माइनस का साइन लगा दे रहे हैं। कोई बोलेगा क्यों लगाए, तो समझ ले कि टी इनिशियल माइनस टी फाइनल है, फिर माइनस से गुना कर दो माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इसलिए मतलब ऐसे लिखने का तरीका था, इसलिए हमने लिख दिया। हम ये बता दें कि ये वर्क डन हमने कहां के लिए से निकाला है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हमने वर्क डन इतना निकाल दिया, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, W इक्वल टू माइनस एन आर बाई कैपिटल N माइनस वन इंटू डेल टी। डेल टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लो कि ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को चाहे तो हम 1 मान सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल को जब हम अगर यहाँ एक मोल के लिए अगर बात करें तो 1 ले लें, तो वैसी स्थिति में ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, W इक्वल टू माइनस आर डेल टी बाई N माइनस वन, ठीक। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
ये स्टेप एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं क्या कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। यूजिंग thermodynamics first law। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ जब हम यूज करेंगे तो खुद सोचो कि Q इक्वल टू क्या पड़ेगा, डेल U प्लस W, और इसको लिख करके इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। बोलो लिख सकते Q इक्वल टू डेल U प्लस W, और इसको क्या मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, इसमें तो कोई दिक्कत। अब तुम खुद सोचो कि C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो था C इक्वल टू Q बाई डेल T था, पढ़ाए हुए होंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू Q बाई डेल T। तो यहां चाहेंगे तो Q इक्वल टू C इंटू डेल T हम लिख सकते हैं, बोलो। और वैसे ही डेल U इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 100 बार पढ़ाए हैं CV डेल T। इंटरनल एनर्जी को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखते हैं, जो CV होता है CV डेल T लिखते थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वर्क का वैल्यू तो हमने यहां से निकाल ही लिया है, तो जब मेरे पास वर्क है ही, हीट है ही, इंटरनल एनर्जी है ही, तो WQ और डेल W का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो लिख देते हैं वी पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू सबको पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो खुद देखो Q के जगह पर क्या हो जाएगा C डेल T, Q के जगह पर C डेल T, तो C डेल T इक्वल टू डेल U के जगह पर CV डेल T, तो CV डेल T, ठीक, इसमें कोई डाउट। अब प्लस W के जगह पर क्या होगा, तो माइनस R डेल T बाई N-1। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। अब खुद सोचो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कॉमन ओवर करोगे तो डेल टी तीनों से कट जाएगा, बोलो। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम क्यों ना लिख दें कि C इक्वल टू क्या बच जाएगा, C इक्वल टू बच जाएगा CV माइनस R बाई N-1। यानी C इक्वल टू CV माइनस R बाई N-1 बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। यानी ये हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या वर्क डन निकालने का तरीका हमारा हो गया। वर्क डन से हम CV में रिलेशन भी निकालें, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन इतना हुआ, इसमें मेरे समझ से बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा, वर्क डन इतना हुआ। और हीट के बारे में पहले से जानते हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में हम पहले से जान रहे हैं, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बाकी CV R गैस कांस्टेंट ये सब में रिलेशन भी आ गया। एक बार इसको अच्छे समझ लो, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। देखो भाई वर्क डन एडिमेटिक्स इतना हमने लिखा है, वहां हमने क्लास में जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था वहां पीवी के टर्म में, खुद पढ़े लिखे स्टूडेंट को सोचना कि उस इक्वेशन को पीवी इक्वल टू एनआरटी ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर हमने बोला कि अगर एक मोल के लिए अगर लेंगे तो n की जगह पर हमने 1 कर दिया और यहाँ ऐसे लिखते चले गए, फर्स्ट लॉ लगा दिए, q बराबर जानते हैं, डेल u बराबर जानते हैं, तो यहाँ रिलेशन c इक्वल टू c माइनस r बटा n-1 निकल गया। इसमें मेरे समझ से बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करो जल्दी से, इसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे।
चलो क्वेश्चन लिखो, लिखिए एन आइडियल गैस Cp by Cv इक्वल टू गामा, Cp by Cv इक्वल टू गामा तो हम लोग जानते ही हैं। तो एन आइडियल गैस Cp by Cv इक्वल टू गामा इज टेकन through a process taken through a process in which the pressure and the volume varies और P इक्वल टू दे दिया है A और V का पावर B, ऐसे वेरीज P इक्वल टू इतना, फुल स्टॉप दे दीजिए। इसके बाद फिर लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ B for which the specific heat capacity in the process is zero. चलो अब बनाओ इसको। बी का हुआ वैल्यू क्या होगा जिसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C इक्वल टू CV माइनस R बटा N माइनस 1, तो बोल रहा है कि ये C का वैल्यू जीरो कब हो, B का ऐसा कौन सा वैल्यू ले जिसके लिए C का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, जल्दी बना दो। और हम फिर बोल रहे हैं कि बस 1 2 3 लेक्चर के बाद थर्मो खत्म होगा तो पूरा प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, पूरा एससी वर्मा हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन में, इसलिए हम क्लास नोट्स में कुछ क्वेश्चंस तो कम करवा रहे हैं कि फिर डिस्कशन हमको करना ही है। फिर भी कुछ हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो कराते निकल ही रहे हैं और सारा कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल का दे रहे हैं, तुम ढंग से पढ़ो और अच्छे से क्वेश्चंस को खूब बनाओ। चलो बनाओ इसको। बना दें हम खुद, चलो देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, P इक्वल टू A V का पावर B, ये गिवन है। अब जब ये गिवन है तो खुद सोचो, यहां बटा में ले आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू P ऐसे P बाई V का पावर B इक्वल टू A, अरे इसको ऐसे ला सकते हैं। अब पावर में B है उसको ऊपर ले जाएंगे तो B का पावर माइनस B हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, P V का पावर माइनस B इक्वल टू A, बोले ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, चल ऐसा लिख ली। अभी हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन क्या पढ़े थे कि P V का पावर N इक्वल टू कांस्टेंट, जहां हमने कहा था कि कांस्टेंट का मतलब ही समझना है, हमने कहा था कि ये जो n है ये पूरे होल प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये n कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ n के लिए कौन है, माइनस b। आज यहाँ n के जगह पर क्या ले रहे हैं, माइनस b। खुद तुम सोचो कि आज इस इक्वेशन में n के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, माइनस b। तो ये n के जगह पर जब हम माइनस b बच्चे यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n इक्वल टू माइनस b, कोई डाउट। अच्छा यहाँ पर मेयर्स रिलेशन दिया हुआ है
तो मेयर्स रिलेशन Cp by Cv इक्वल टू गामा दिया हुआ है, कांस्टेंट में यहाँ गामा दे दिया है, इसलिए हम बच्चों n क्यों मान के बनाए थे इस क्वेश्चन में तुमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में Cp by Cv इक्वल टू गामा जब दे देगा तो अंतर हमको समझ में आएगा कि n के जगह यहाँ अगर हम गामा लेते तो दो दो गामा आ जाता, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कहाँ क्या लेना है, इसलिए हमने इसको n कर दिया है, क्यों तुरंत समझ में आ जाएगा। बता Cv इक्वल टू, हम ये रिलेशन आपको पढ़ाए हुए हैं r बटा गामा माइनस 1, Cv इक्वल टू क्या पढ़ाए हुए हैं r बटा गामा माइनस 1। तो जब Cv इक्वल टू r बटा गामा माइनस 1 पढ़ाए हुए हैं और बोल रहा है क्या कि v का वह वैल्यू बताओ जब c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो हम क्या करेंगे इसको यहां पुट कर देंगे, इक्वेशन हम पहला लिख लेते हैं, क्या था c इक्वल टू Cv माइनस, अभी जो आपको निकलवाया है c इक्वल टू Cv माइनस r बटा n माइनस 1, बोल क्लियर है। तो c के जगह पर क्या लिखेंगे 0, Cv के जगह पर क्या लिखेंगे r बटा गामा माइनस 1 माइनस r, और यहाँ n, तो n किसके बराबर है माइनस b और माइनस 1 हो गया। अब पढ़ा लिखा स्टूडेंट होगा तो ये माइनस वाला को इधर ले जाएगा तो प्लस r हो जाएगा, तो r r कट जाएगा, गामा माइनस 1 और b माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेगा, तो इसको सॉल्व जैसे ही करेगा तो b इक्वल टू यहाँ माइनस गामा आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस गामा। बच्चों हो सकता है कि लास्ट में कुछ लाइट कम जाए, फिर भी अच्छे से कोशिश करके लिख लो, क्या है कि लाइट कट गया है, ठीक ना, इसलिए क्वेश्चन को फिनिश कर, बीच में नहीं रोकना चाहते इसलिए फिनिश कर दिए हैं। इसको मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, इसको नोट कर लो, तुमको अंतर भी समझ में आ गया कि n क्यों मानने का फायदा हुआ। अगर यहाँ भी गामा माने होते तो फिर गामा गामा हमको कंफ्यूजन होते रहता कि कौन गामा किसके लिए है, इसलिए हमने कांस्टेंट के लिए यहाँ पर n यूज किया, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, इसको आप नोट कर ले बच्चे।